हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चन दिए थे, जिसमें कि जितने भी आपका यूनिट्स हैं चारों, उन चारों यूनिट्स से मिक्स क्वेश्चंस थे। अब जो आप लोग के नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस डालूंगी, जिससे कि आप लोग को एक यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक साथ मिल सकें। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट यूनिट आपका यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स एक्सपोर्ट इंटू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस ओनली। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो शुद्ध निर्यात होता है वो किसके बराबर होता है। तो जहाँ पर शुद्ध निर्यात की बात आ जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट में से जब हम इम्पोर्ट को लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग इंक्लूड, निर्यात के लाभों में शामिल है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, लो रिस्क, बोथ ए एंड बी। आपको बताना है जो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट हम जिस सब चीज़ों को कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। व्यापार विविधता, राजस्व का अतिरिक्त स्रोत है, न्यूनतम जोखिम, दोनों ए और बी। तो यहाँ पर जब हम निर्यात कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर व्यापार में विविधता भी आती है और राजस्व का अतिरिक्त स्रोत भी होता है, लेकिन न्यूनतम जोखिम न्यूनतम नहीं होता। जब भी हम इंटरनेशनल उसके लिए जा रहे होते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश इन एडवांस, डॉक्यूमेंट्री, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, एलसीएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ओपन अकाउंट, ऑल दीज आर। अग्रिम नकदी, साख के दस्तावेजी पत्र, चालू खाता, ये सभी हैं। तो आपको बताना है कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं, कैश इन एडवांस है, डॉक्यूमेंट्री, लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, तो ये क्या है। मैथड ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्ट लेटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या हो जाएगा, ये भुगतान की विधियाँ हैं, ये मैथड्स ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात का क्या अर्थ होता है। एनी ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल डिस्क्लोजर, शिपमेंट, ट्रांसफर आउटसाइड ऑफ द कंट्री, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग इंटरनेशनल मीडिया, एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड। तो आपको बताना है जो निर्यात होता है उसका अर्थ क्या है। देश के बाहर कोई भी मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य प्रकटीकरण, नौवहन स्थानांतरण, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का उपयोग कर उत्पादों को बढ़ावा देना, व्यापार पर सहमति। जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, देश के बाहर कोई भी मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जो भी हम चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, तो वो हमारा निर्यात हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्स, निर्यात प्रक्रिया में शामिल है रजिस्ट्रेशन स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज एंड डॉक स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज, रजिस्ट्रेशन स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज, पैकिंग एंड शिपिंग स्टेज। तो आपको बताना है जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, निर्यात प्रक्रिया होती है, उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पंजीकरण चरण, पूर्व नौवहन चरण एवं बंदरगाह चरण, पूर्व नौवहन चरण एवं पश्चात नौवहन चरण, पंजीकरण चरण, पूर्व नौवहन चरण, नौवहन चरण एवं पश्चात चरण, पैकिंग एवं नौवहन चरण। तो जो निर्यात प्रक्रिया होती है, एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, वही पूरा आपसे पूछा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की स्टेज होती है। जो भी एक्सपोर्टर होगा उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अगर ज़रूरत होती है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर प्री शिपमेंट स्टेज आती है, जो शिपमेंट से पहले की पूरी प्रोसीजर हो जाएगी। शिपमेंट स्टेज, जब हम जो है शिप कर रहे हैं अपने सामान को, उसके बाद पोस्ट शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट हो जाने के बाद भी जो चीज़ें होती हैं वो हो जाता है पोस्ट शिपमेंट। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी आपकी एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोर्ट्स क्रिएट, निर्यात सृजन करता है लो वेज एम्प्लॉयमेंट, हाई वेज एम्प्लॉयमेंट, नो इंक्रीज और डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो निर्यात किस चीज़ का सृजन करता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। न्यूनतम मजदूरी रोजगार का, अधिकतम मजदूरी रोजगार का, रोजगार में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है, अधिक मात्रा में विदेशी वस्तुएं। तो जो एक्सपोर्ट सृजन करेगा वो किस चीज़ का करता है, अधिकतम मजदूरी रोजगार का। जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा। जब प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे तभी तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें ज़्यादा क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा जिससे कि वो काम को करेंगे, तो उससे रोजगार का सृजन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एक्सपोर्ट प्लान इंक्लूड, निर्यात योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं, टू एसेस ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज, टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट्स, टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निर्यात योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं निर्यात संभावना व निर्यात क्षमताओं का आकलन करने के लिए, लक्ष्य व्यापारों की पहचान करना, जनसंख्या की गणना करने के लिए, ए व बी दोनों। तो जो निर्यात योजना होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सपोर्ट प्लान के, तो क्या हो जाएंगे, तो निर्यात संभावना व निर्यात क्षमताओं का आकलन करना, ये देखना कि कौन सी चीज़ों में हम निर्यात कर सकते हैं और हमारी क्षमताएं क्या क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। यानी कि आपने सोच तो लिया कि आपको करना है, लेकिन क्या आप करने के लिए कैपेबल हैं भी। और साथ ही दूसरा हो जाएगा आपका लक्ष्य व्यापारों की पहचान करना, कि हमारी मार्केट का जो हमारी टारगेट है वो कौन सी मार्केट है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जा रहे होते हैं कि टारगेट करना, अगर हम सही टारगेट करते हैं तभी हम चीज़ों को ज़्यादा फैला पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा चाइनीज़ सामान जो होता है वो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में बिक रहा है। तो कैसे बिक रहा है, उन्होंने एक चीज़ टारगेट करी है कि यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो बहुत अधिक आती है, जिससे कि सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर जो लोकल कंपनीज़ हैं उनका ज़्यादा होता है, लेकिन जो चाइनीज़ सामान है वो सस्ता मिलता है, इसलिए लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता सामान बना करके मार्केट में हमारी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। यही चीज़ होती है कि टारगेट बनाना, कि क्या वहाँ पर ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग सामान को बना करके सेल करना। तो ये हो जाएगा आपका निर्यात योजना के उद्देश्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मार्केट एनालिसिस फॉर एक्सपोर्ट बेसिकली इंक्लूड्स, निर्यात के लिए व्यापार विश्लेषण में मूल रूप से शामिल है, आइडेंटिफाई द एंड सिलेक्टिंग अट्रैक्टिव मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग टारगेट मार्केट्स, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निर्यात के लिए व्यापार विश्लेषण में मूल रूप से शामिल है। जब हम निर्यात करने जा रहे होते हैं तो हमें बिजनेस का अपना ये भी देखना होता है कि एनालिसिस करना होता है मार्केट का, कि वहाँ पर किस तरह की मार्केट है, तो उसमें क्या कौन सी चीज़ें आपकी शामिल होंगी, आकर्षक व्यापारों की पहचान करना एवं उनका चयन करना, लक्षित व्यापारों को समझना, केवल ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य होगा, जो मूल रूप से शामिल होते हैं बेसिकली उसमें व्यापार विश्लेषण में, वो हो जाता है कि आकर्षक व्यापारों की पहचान करना, उनका चयन करना और लक्षित व्यापारों को समझना। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मेन कंसर्न्स इन पैकेजिंग अ प्रोडक्ट इंक्लूड, प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट मिक्स, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी उत्पाद की पैकेजिंग में मुख्य समस्याओं में शामिल है, संवर्धन, उत्पाद सुरक्षा, उत्पाद मिश्रण, ए व बी दोनों। तो यहाँ पर जो उत्पाद सुरक्षा यानी कि प्रोडक्ट प्रोटेक्शन दे रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पैकेजिंग के लिए। जो पैकेजिंग की समस्याएं होती हैं और भी बहुत सी समस्याएं, जैसे कि डिस्टेंस है, दूरी है, इनकेस हैंडलिंग है, इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी पर्यावरण की स्थिति है, लैक ऑफ ड्यूअल प्रोटेक्शन, दोहरी सुरक्षा का अभाव। दोहरी सुरक्षा का अभाव क्या होता है कि दोहरी पैकेजिंग के अंतर्गत आपका ये चीज़ें आ जाएगी कि जब भी हम विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर अपने ब्रांड की पहचान हमको बनानी पड़ती है। ऑलरेडी ब्रांड की पहचान होती नहीं है। हम जैसे इंडिया में कोई ब्रांड है आपका, और जैसे कि हॉर्लिक्स ही है, अगर हॉर्लिक्स में कुछ भी नया वो लेकर के आ रहे हैं तो हॉर्लिक्स का अपनी एक गुडविल, अपनी एक साख बनी हुई है, आप उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ भी नया अगर वो लेकर के आएंगे तो आप आसानी से उस चीज़ को, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ब्रांड की पहचान बनी नहीं है, जो आपको बनानी होगी। और जो आपकी पैकेजिंग होती है वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम देख करके ही जो चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं सबसे पहले उसी तरफ तो आकर्षित होते हैं, भले अंदर उसके कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या होता है अट्रैक्शन आता है। जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनकी चीज़ों को आपने देखा होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है पैकेजिंग, जिसकी वजह से हम उसको लेने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ पर जब हम जा रहे होते हैं तो हमें सुरक्षा का भी ध्यान देना है, साथ में ये भी ध्यान देना होता है कि जो भी पैकेजिंग हो काफ़ी अट्रैक्टिव। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो इंटरनेशनल आपके लेवल पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और समस्याएं भी होती हैं। तो जो आपका इस क्वेश्चन में दे रखा है तो उत्पाद सुरक्षा, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से लेकर के समझ लिए बाहर किसी फॉरेन कंट्री में बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारा सामान है वो ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विपणनों के लिए विकासशील उत्पादों के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है, मोनोपोली अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रेडियोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए विकासशील उत्पादों के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है, तो वो हो जाएगा मोनोपोली अप्रोच, एकाधिकार दृष्टिकोण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स टू स्टैंडर्डाइजेशन इंक्लूड, मानकीकरण के लाभों में शामिल है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग, हायर क्वांटिटीज प्रोडक्ट आल्सो लीड टू ए फास्टर एडवांसमेंट, अ सेंस ऑफ वैल्यू शोन टू द कस्टमर्स, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो मानकीकरण होता है उसके लाभ कौन कौन से होंगे। निर्माण स्तर की अर्थव्यवस्था है, अधिक मात्रा में उत्पादन करने से भी तीव्र उन्नति होती है, ग्राहकों की मूल्यों का प्रदर्शन, ए और बी दोनों। तो इसके लाभ समझने से पहले कि इसमें से कौन सा बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन या फिर मानकीकरण जिसे कहते हैं वो होता क्या है। तो एक चीज़ समझिएगा कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे होते हैं, जब हम बाहर जा कर के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ पर जो हमें क्योंकि बाहर के मार्केट को टारगेट करना होता है, तो जो आप स्ट्रैटेजी अपनी घरेलू मार्केट को, जो भी आप लोकल एरिया में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को अपने, वहाँ पर स्ट्रैटेजी है वही आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है कभी कभी जो हम विदेशों में सेल कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए हमें जो मेन दो स्ट्रैटेजीज आती हैं, एक हो जाता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरी होती है अडॉप्शन, यानी कि मानकीकरण और अनुकूलन। तो मानकीकरण और अनुकूलन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लेते हैं। जो मानकीकरण होता है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सकता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं इसका आंसर। तो जो आपका मानकीकरण होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वहाँ पर हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि हम अपने प्रोडक्ट को इसी तरह से बनाएंगे, चाहे वो हम विदेश की मार्केट में, फॉरेन मार्केट में जा करके सेल कर रहे हो, चाहे अपनी लोकल मार्केट में सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोका कोला, आप जो है कोका कोला को अगर देखेंगे तो आप इंडिया में वो सेल करें या इंडिया के बाहर भी सेल करें तो उसकी जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं करते हैं। वो हो जाता है उनका स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। एक मानक, एक स्टैंडर्ड उन्होंने निर्धारित कर दिया कि हम इस तरह का प्रोडक्ट होगा, चाहे हम कहीं पर भी किसी भी मार्केट में उसे सेल करें वो प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरा हो जाता है आपका जो अडॉप्शन यानी कि अनुकूलन। तो वहाँ पर हम उस क्षेत्र, उस जो भी जहाँ पर हम बेचने जा रहे हैं, जो भी मार्केट में हम वस्तु को सेल कर रहे हैं, तो उस मार्केट में किस तरह के लोगों को चीज़ें चाहिए हैं, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने वस्तु को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा अडॉप्शन यानी कि अनुकूलन। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मानकीकरण के लाभ आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर जो पहला आपका दे रखा है पॉइंट, निमाड़ी स्तर की अर्थव्यवस्था, ये भी करेक्ट है। और जो अधिक मात्रा में उत्पादन करने से भी तीव्र उन्नति होती है, दोनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग इंक्लूड, पैकिंग के प्रकारों में शामिल है कंज्यूमर पैकेज, फैमिली पैकेज, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। तो जो पैकिंग के प्रकार हैं आपके वो दे रखे हैं कि उपभोक्ता पैकिंग, पुनः प्रयोग पैकिंग, ए और बी दोनों, केवल ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही क्या होते हैं, पैकिंग के प्रकार होते हैं। जो आपकी कंज्यूमर पैकेज होगा, उपभोक्ता पैकेजिंग होती है, उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल चीज़ जो होती है पैक होती है। जैसे कि आप टूथपेस्ट की अगर बात करें तो क्या होता है, उसकी एक सिंगल पैकिंग आती है आपकी। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसकी एक सिंगल पैकिंग आपको मिलती है। और जो फैमिली पैकेज होता है उसमें क्या होगा कि 2-3 इंडिविजुअल आइटम्स को एक साथ पैक किया जाता है। जैसे कि हम डिक्शनरी में बात करें, आप लेने जाते हैं तो कई कई आपने देखा होगा एक सेट के तौर पर चीज़ें मिलती है, जिसमें कि आपको पेंसिल भी मिल जाएगी, पेन भी होंगे, कई तरह के स्केल होती है, कई एक चीज़ें एक सेट के तौर पर मिलती हैं और वो किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, यूज़ के में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये दोनों ही प्रकार की क्या होती है, पैकिंग होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी पैकेजिंग का प्रकार नहीं है, फैमिली पैकिंग, रीयूज पैकिंग, मल्टीपल पैकिंग, कोलैटरल पैकिंग। तो क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा पैकेजिंग का टाइप नहीं है, परिवार पैकेजिंग, पुनरुपयोग पैकेजिंग, बहुआयामी पैकेजिंग, समपार्श्विक पैकेजिंग। तो यहाँ पर जो फैमिली पैक है, रीयूज पैक है और मल्टीपल पैक है, ये तीनों ही क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पैकिंग है। लेकिन जो आपका कोलैटरल पैकिंग यानी कि समपार्श्विक पैकिंग दे रखा है वो इसका पार्ट नहीं होगा, उसका प्रकार नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन पैकेजिंग की भूमिका नहीं है, मोटिवेशन रोल, प्रॉफिट रोल, कम्युनिकेशन रोल, बाइंग एंड मार्केटिंग रोल्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन उसकी भूमिका नहीं है, मतलब पूछने का यही है कि क्या उसका महत्व नहीं है। प्रेरणा भूमिका, लाभकारी भूमिका, संचार भूमिका, क्रय एवं विपणन भूमिका। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ पैकिंग हो जाएगा तो लाभकारी होती है, प्रॉफिट रोल है क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। अट्रैक्टिव होती है, जो पैकेजिंग अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से भी लोग उसको खरीदते हैं, तो भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कम्युनिकेशन रोल जो दे रखा है, संचार भूमिका, तो बिना कहे कंपनी क्या होता है, जो भी उस पर चीज़ें लिखी होती है, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट की एक टैगलाइन होती है, तो वो टैगलाइन से आकर्षित होकर अपने आप ही उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में वो टैगलाइन जो होती है वो सब कुछ कहती है। तो वो आपका एक तरह से कम्युनिकेशन का भी रोल होता है। और जो आपका लास्ट में दे रखा है बाइंग एंड मार्केटिंग रोल,
रूल तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी व्यक्ति होता है सिर्फ पैकिंग को देखकर ही कभी कभी क्या करते हैं, हम वस्तुओं को खरीदते हैं। विपणन में क्या आ जाएगा, मार्केटिंग में कि वस्तु के बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी चीज़ें क्या होती है उसकी पैकिंग पर मेंशन रहती हैं, लिखी होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका कि पैकिंग की भूमिका नहीं निभाती, वो हो जाएगा मोटिवेशन रोल, प्रेरणा भूमिका, वो पैकिंग नहीं निभाती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल पैकेजिंग इंक्लूड। अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग से संबंधित समस्याओं में शामिल है इंक्रीज्ड हैंडलिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन, ओनली बी, बोथ ए एंड बी। जो अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग होती है उससे संबंधित समस्याएं दोनों ही हो जाएंगी कि उसको हैंडल करना वस्तुओं को, और जहाँ पर भी हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी पैकिंग के लिए एक समस्या होती है कि किस तरह की पैकिंग की जाए कि सामान जो हो हमारा ख़राब ना हो। तो ये दोनों ही आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस हैं अभी आपके, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।